बीते 36 घंटों में कांग्रेस पार्टी ने चौथी बार अपना पैंतरा बदला है। औसत लगाएं तो हर 8-9 घंटे पर कांग्रेस पार्टी का प्लान बदला है। एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए ऐसी स्थिति में आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच यही है कि देश की कथित मुख्य विपक्षी पार्टी एक अदद विधान परिषद की सीट नहीं हासिल कर पा रही है और वो उस एक सीट की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए बार बार उस पार्टी की तरफ टकटकाई लगाए बैठी है जो उससे दुगने से ज्यादा समयांतराल से सत्ता की सियासत से बाहर है। इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए हिंदी में एक ही शब्द समझ में आता है, वो है किंग कर्तव्य विमूढ़। कांग्रेस पार्टी फिलहाल इसी स्थिति में है और एक नाम घूम फिर के इस स्थिति में आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में ऐसी बदतर हो रही है तो उसके नल नील, जिनको कहा गया कि वो कांग्रेस पार्टी को अचानक से निकाल के लेके आएंगे, एकदम डूबी हुई रसातल से कांग्रेस की नौका उठा करके जमीन पर लेकर के आ जाएंगे, पानी में तैराने लगेंगे, कन्हैया कुमार कहां है वो? कन्हैया कुमार तो एक भूल में दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में बैठकर सत्ता को हिला देने की ताकत रखा करते थे। पहले तो इसके बाद एक लोकसभा नहीं जीत पाए, उसके बाद फिर पार्टी बदली, सबसे बड़ी पार्टी में आ गए, फिर उसके बाद गायब हो गए। और ऐसा भी नहीं कि उनके साथी बराती ही बर्बाद हुए हों। सभी लोग सियासी मौका परस्ती का इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो कन्हैया कुमार की बात करें तो उन्होंने मौका परस्ती इन्होंने भी दिखाई, लेकिन इनकी चाल ठीक नहीं फिट बैठ पाई। लेकिन सवाल यह है कि कन्हैया कहां है? बिहार बड़ी आस लगाए उनकी तरफ देख रहा है, बिहार कांग्रेस पार्टी देख रही है, लेकिन इन सब के बीच कन्हैया कुमार कहां है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो आइए बीते 24 घंटे की कांग्रेस की उहापोह को टटोलते हैं और थोड़ा हालचाल कन्हैया कुमार का भी लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो परसों यानी मंगलवार को देखें तो कांग्रेस एकदम बढ़िया गठबंधन धर्म को निभा रही थी सुबह तक, यानी राजद के सामने हमेशा की तरह झुकी हुई थी। फिर उसी शाम को कांग्रेस ने एक सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा करके पूरे एमएलसी चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया। फिर कल यानी बुधवार को पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी और ना ही हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, मतलब इधर उधर समीकरण करेगी, अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग नहीं की जाएगी। चलिए, इस पर उम्मीद की गई कि सारा खेल रुक गया, तमाशा रुक गया, लेकिन फिर ड्रामा चल निकला। आज सुबह के बाद प्रद्युम्न यादव नाम के नेताजी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रसीद कटवाली यानी पर्चा खरीद लिया और कहा गया कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं। फिर से अजीत शर्मा जी बैठक बुलाते हैं और बताया जाता है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। ये रोलर कोस्टर चलने के बाद दो लोग बहुत खुश थे, जीतन राम मांझी और एआईएमआईएम के जो पार्टी के विधायक हैं, ये लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे क्योंकि इस दौरान कांग्रेस ने कहा था कि अन्य पार्टियों के विधायक और कांग्रेस पार्टी के विधायक अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोटिंग करेंगे। अब जब ये कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ कह रही थी तो गिनती गिनी जा रही थी कि एक बार अगर कांग्रेस या कोई भी एक उम्मीदवार उतारता है तो समीकरण देखिए, विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव है, भाजपा और आरजेडी 2-2 और जेडीयू 1 पर उम्मीदवार चुनाव जिताने लायक संख्या रखती है। इसके बाद आरजेडी और जेडीयू एक एक और सीट पर लड़ रही है, तो उसके लिए एक उम्मीदवार को जिताने के लिए, उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपने गठबंधन दलों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ऐसे में कांग्रेस अपने उम्मीदवार पर दांव लगाती तो दोनों दलों का खेल बिगड़ सकता था। इधर से हम पार्टी की तरफ से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने का मामला हो सकता था और एआईएमआईएम भी इधर उधर कर सकती थी, यानी दोनों गठबंधन परेशान थे। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया आज कि वो विधान परिषद में चुनाव उम्मीदवार में नहीं उतारेगी। तो ये स्थिति बस कल्पना के लिए रह जाती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो सकता था। अब इस खबर को, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसको कैसे देखा जाए? दो नजरिया है। एक तरफ की कांग्रेस के इधर उधर खिसकने की वजह से लालू और नीतीश दोनों के चेहरे पर शिकन आ जाती है, तो हमको कांग्रेस मजबूत एक फैक्टर नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जाएंगे तो इसी कांग्रेस की लाचारी दिखेगी। लाचार कांग्रेस, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना अस्तित्व उस सदन में कैसे बचा लें जो कभी उनके नेताओं के कुर्तों की सफेदी से गुलजार हुआ करता था। इसको लेकर के भाजपा वाले भी कस के एकदम मौज लेने के माहौल में नजर आ रहे हैं। भाजपा के एमएलसी है संजय मयूख, उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नाम भर की राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, पार्टी फैसला लेने के लिए भी आरजेडी पर ही कांग्रेस निर्भर रहती है। तो ये सब उस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है और जब ये सब कुछ कहा जाता है तो पीछे की बातें याद आती हैं, कांग्रेस की ताकत याद आती है, सदन में उसकी हैसियत याद आती है। लेकिन ये सब सोचकर कोई फायदा नहीं है। बात भविष्य की जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में जब आप भविष्य ढूंढने जाएंगे तो एक बहुत लंबी अंधेरी सुरंग दिखेगी जिसके किसी छोर पर कोई उजाला नजर नहीं आएगा। कुछ बत्तियां नजर आएंगी लेकिन आजकल वो भी नहीं जल रही है।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता इस काव्यात्मक, इस पूरे घटनाक्रम का काव्यात्मक चित्रण करती नजर आती है। उसका एक अंश सुनिए। वो लिखते हैं कि सुनो, ढोल की लय धीमी होती जा रही है, धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है, सड़ांध फैल रही है नक्शे पर देश के, और आंखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं और हम चूहों से देख रहे हैं। कविता समाप्त होती है, लेकिन सच यही है, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बीच बीच में कुछ आशाएं नजर आती हैं, उन्हीं में से एक पर आज बात करते हैं। नाम है कन्हैया कुमार। जब कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़कर पाला बदले और कांग्रेस पार्टी में आए, और चूंकि वो बेगूसराय से चुनाव लड़कर हार चुके थे, तो साफ था कि हारे या जीते लेकिन कर्मभूमि बिहार बनेगी आगे के लिए भी। लेकिन उसके बाद से कन्हैया कुमार गायब हो गए। कांग्रेस पार्टी पहले से ही बिहार में रसातल में थी और नीचे जाने लगी, और उसको बचाने की उम्मीद कुछ लोगों से की जाती है। उनमें से एक नाम कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार युवा नेता के तौर पर हैं। बिहार में भी एक वक्त उनका क्रेज था, और टीवी चैनलों की डिबेट में जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं को ध्वस्त किया करते थे, उससे उम्मीद थी कि एक नया लालू नीतीश मिक्स इनको नेता मिल जाएगा। लालू जैसा एक अक्खड़पना है और बातचीत में एक अग्रेशन है, और अपने तर्कों कुतर्कों के जरिए जोड़ तोड़ करके सामने वाले को हरा देना है। और नीतीश कुमार जैसी चाल चलना भी आता है कि साइलेंटली पॉलिटिकली अपना गेम कर देना, चाहे विक्टिम कार्ड के जरिए चाहे अपने पावर के जरिए, दोनों जरियों से इस्तेमाल करना आता था कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से चुनाव लड़े तो जीते नहीं, लेकिन माना गया कि एक नया चेहरा बिहार में सियासत में आ रहा है। लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद अचानक से ऐसा होता है कि वो खुद को ही स्वीकार करते हैं कि भैया हमने इतनी मेहनत की छात्र जीवन में, अब हमको आराम चाहिए, अब हमको पार्टी में जाकर के काम नहीं करना है, जमीन पर काम नहीं करना है। और कांग्रेस पार्टी भी संभवतः इस बात में खुश नजर आती है कि उसके पास कन्हैया कुमार जैसा एक युवा नेता है, छात्र नेता है, जिसका एक क्रेज है, जिसको लोग पसंद करते हैं। इतने में ही खुश है, वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी में बिहार यूनिट में आकर के कन्हैया कुमार एक अलग ढंग से काम करे। अब एक और चीज आती है कि आगे क्या होगा। अगर कन्हैया कुमार बिहार आ भी जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वही होगा जो हमने हार्दिक पटेल का गुजरात में देखा। हार्दिक पटेल ने मेहनत करी और बड़ी मेहनत करी भाजपा के खिलाफ, और माहौल तैयार किया। नतीजन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी। अब अगर वही काम बिहार में आकर के कन्हैया कुमार कर भी देते हैं सरकार के खिलाफ, और माहौल तैयार भी कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल है लेकिन कर भी लेते हैं, तो क्या जो बिहार कांग्रेस के घाघ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बरसों से कुर्सी से चिपके हुए हैं, सत्ता में हो ना हो लेकिन उनका ऐशो आराम नहीं कम हो रहा है, अगर कन्हैया कुमार उनसे कम टाइम में ज्यादा मेहनत करके अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो कांग्रेस के भी नेताओं को तो तकलीफ होगी ना, कि उनके ऊपर भी दबाव बनेगा, काम करिए। अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो अपनी जगह पर है, लेकिन संगठन उनके पास है, और संगठन होने के बावजूद भी वो अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवा पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जब आप बड़े नेताओं को बोलता हुआ सुनेंगे, या किसी ऐसे नेता को बोलता हुआ सुनेंगे जो एक तितिक्षा भाव में बोलता है, एक तरीके से रखता है कि कांग्रेस पार्टी अलग है और हम अलग हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, तब भी वो यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज भी बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी फौज है। लेकिन बिहार में या कहीं भी आप देख ले तो कांग्रेस पार्टी की वो फौज नजर नहीं आती है। अगर कन्हैया कुमार बिहार आकर के उस फौज को जिंदा भी करते हैं और कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए काम भी करते हैं, तो सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो 24 और 36 घंटे में 4 बार अपना फैसला इधर उधर करते हैं और पूरा रोलर कोस्टर बना देते हैं, क्या वो स्वीकार कर पाएंगे कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार जिस स्पीड की पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि वो एकदम बंद हो चुकी है उनकी सियासत, लेकिन अगर वैसी सियासत वो दोबारा करना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस जो यूनिट है, वो इस चीज को स्वीकार कर पाएगी? तो कन्हैया कुमार जितना गायब हैं उतने ही हाजिर हैं का जो बिहार पार्टी की यूनिट है, बिहार कांग्रेस पार्टी की यूनिट, उसके हर नेता के दिल में कन्हैया कुमार एक तरीके से जिंदा है। और ये सवाल बन करके कि जिस रोज वो आएंगे उस रोज उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। ये खड़ा होगा कि आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, कन्हैया कुमार ऐसा कर दे रहे हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जरूरी है कि कन्हैया कुमार बिहार आए, जिसमें वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं कि वो बिहार आते हुए दिख रहे हो। अब क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, और साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि बिहार विधान परिषद का जो 7 सीटों का चुनाव है वो निर्विरोध रहेगा, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं बनेगी। अगर कोई उम्मीदवार उतरता है, कोई इधर उधर छिटकता है और किसी का ऐसा कोई बयान आता है कि हम लड़ेंगे और हमारी तरफ से कोई प्रत्याशी उतरेगा, तभी क्रॉस वोटिंग की संभावना होगी, नहीं तो अभी तक निर्विरोध चुने जाने की सभी के प्रत्याशियों की पूरी संभावना है। नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबर में आज इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट।
चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून को निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपना नामांकन 2 जुलाई तक वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। नतीजे 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा एक और खबर, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने कल एआईएमआईएम के प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी, उनको नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने पार्लियामेंट थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसमें ओवैसी के साथ साथ एक और नाम है जिसकी चर्चा हो रही है, स्वामी यति नरसिंहानंद। इनका भी नाम दर्ज किया गया है। ये जो संसद वगैरह हुई थी, धर्म संसद, उसमें भड़काऊ बयान देने के मामले में इसमें नाम इनका आया है। इसके अलावा एक और खबर, दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में लंबे समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले भारतीय 2 उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को बीते 24 घंटों में बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। दोनों रईसों की नेटवर्थ कम होकर के 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गई है। वहीं इन दोनों के बीच एक पायदान का फासला रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 1.82 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है, 10वें नंबर पे हैं। और अडानी की बात करें तो इस साल के अप्रैल तक टॉप 10 अमीरों की सूची में 5वें नंबर पर थे और अब लुढ़क कर 9वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा खबर बिहार से, आज प्रशांत किशोर ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में जाति धर्म के नाम पर आग फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई की प्रशंसा भी की कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के एक दिन पहले एक मामला उच्च न्यायालय पहुंचा है। राज्य में बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोट सीलबंद लिफाफे में रखने और इन्हें फिलहाल मतगणना में नहीं शामिल करने को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल हुई है। वकील हेमंत नाहटा की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने अर्जी को दाखिल करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के सीजेआई और उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्रार के समक्ष मामले को लिस्टिंग के लिए रखने को कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यसभा उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी विधायकों के दलबदल मामले में दखल से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दलबदल का मुद्दा पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में अदालत फिलहाल इस मामले में दखल नहीं देगी। लेकिन वकील हेमंत नाहटा की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया कि उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने के अंदर दलबदल मामले में फैसला लेने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब तक स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए इसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। आज कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत कुंवर नारायण की तरफ से है। वो कहते हैं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। जिंदगी में इसको सबक की तरह अपना सकते हैं और इसको गांठ बांध करके रखने वाली बात है कि वही हारा है जो लड़ा नहीं है, बकाया लोग चलते रहते हैं। बकाया आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।